चलिए आज के हम इस वीडियो पे देखेंगे सेल एंड सेल ऑर्गेनेल्स डिस्कशंस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे जनरल इंट्रोडक्शंस। ठीक है, जनरल इंट्रोडक्शंस में किन किन चीज़ों को इन्वॉल्व किया गया है और इनको किसने डिस्क्राइब किया और इसमें एक्चुअल में होते क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं यह जो यूनिसेलुलर एवं मल्टी सेलुलर सभी प्रकार के जीवों की सेल्स उसके शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक यूनिट्स के रूप में प्रेजेंट्स होती हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो शरीर होते हैं उसमें बहुत सी छोटी छोटी समान या असमान प्रकार की कोशिकाएं का यह बना होता है या फिर पाई जाती हैं। इन्हीं कोशिकाओं के अंदर फिर जीवन को संचालित करने वाले विभिन्न प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं जिसे सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं, जिसके कारण एक जीवित कोशिका में विभिन्न रासायनिक क्रियाओं का सुचारू रूप से संचालन होता रहता है। सर्वप्रथम कोशिकाओं की मॉर्फोलॉजी एवं फिजियोलॉजी का स्टडी जो होता है इन्हें सामन नामक एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने किया था, जिन्हें हम फादर्स ऑफ सेल बायोलॉजी भी कहते हैं। कोशिका सेल बायोलॉजी कोशिका विज्ञान साइटोलॉजी शब्द की उत्पत्ति जो है ग्रीक शब्द कियोटस जिसका अर्थ होता है कोशिका या सेल। यह जो होते हैं सेल खोखली या वाहिका या खाली जगह जिसे हम बोलते हैं हलाउ स्पेस ऑफ वेसल, तथा दूसरा ग्रीक शब्द लॉगस। लॉगस का अर्थ होता है स्टडी करना। जंतु सेलर एनिमल सेल्स में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होते हैं उनके जो बाहरी सेल्स या बाउंड्री सीमा के रूप में होती हैं, जबकि प्लांट सेल्स जो होते हैं या प्लांट सेल्स तथा बैक्टीरियल सेल्स में सेल वाल के चारों ओर सेलुलोज या फिर उसके रूपांतरित पदार्थ की बनी कोशिका भित्ति या फिर सेल वाल आउटर बाउंड्रीज के रूप में प्रेजेंट्स होती हैं। ठीक है, यदि अब हम इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स की बात करें तो सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1635 या 1703 ने 1665 में कॉर्क के टुकड़े की पतली काट को माइक्रोस्कोप के द्वारा स्टडी किया और बताया कि यह जो मधुमक्खी के छत्ते के समान छोटे छोटे चेम्बर्स का बना होता है, जिसे उन्होंने सेल कहा। सेल यानी कि इसे हम स्मॉल रोम्स ग्रीक वर्ड्स में कह सकते हैं, कंपार्टमेंट्स की तरह काम करते हैं और इसका नाम सेल दिया गया। इन्होंने कोशिका का वर्णन अपनी पुस्तक जो माइक्रोग्राफिया में किया था रॉबर्ट हॉक्स ने। एंटोनी वन लुएनहॉक ने 1632 या फिर 1723 में इन्होंने क्या किया, माइक्रोस्कोप की खोज की तथा जीवित कोशिकाओं के कुछ संगठनात्मक अवयवों का स्टडी भी किया। सन 1831 में रॉबर्ट ब्राउन्स ने सर्वप्रथम प्लांट सेल्स के अंदर न्यूक्लियोलस को देखा। रॉबर्ट ब्राउन ने सर्वप्रथम। इसके बाद स्लीडेन नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सर्वप्रथम न्यूक्लियर के अंदर न्यूक्लियोलस की खोज की। इसके बाद डुजार्डिन नामक एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने सन 1835 में कोशिका के अंदर उपस्थित पदार्थ को सार्कोड नाम दिया। सन 1846 में वन मोहल ने कोशिका अंतर्वस्तुओं के कोशिका द्रव्य या फिर प्रोटोप्लाज्म शब्द का उपयोग किया। ठीक है, इस तरह बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना अपना मत दिए। और जो साइंटिस्ट थे नॉल एन रस्का 1932 द्वारा इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज के पश्चात सेल्स की अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स की जानकारी भी दी। तो इस तरह से बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना अपना मत दिए और इस एक्सेप्शंस को एक्सेप्ट किए और उसे आगे प्रोड्यूस किए, जिसे आज हम स्टडी करते हैं। आगे देखेंगे सेल थ्योरी करते हैं। सेल थ्योरी तो देखिए, माइक्रोस्कोप की जो खोज के साथ सेल की खोज को इतिहास का प्रारंभ माना जा सकता है। जेनसेंस 1519 एंड गैलीलियो ने 1610 के द्वारा सामान्य माइक्रोस्कोप के आविष्कार पश्चात ही स्वयं द्वारा बनाए गए कंपोनेंट्स माइक्रोस्कोप से पहली बार कॉर्क सेल्स का अवलोकन करके रॉबर्ट हुक द्वारा किया गया।
और इन्हीं से कोशिका के स्टडी अर्थात कोशिका विज्ञान की नींव पढ़ी। लिविंग सेल्स का सबसे पहली बार अवलोकित करने का श्रेय एंटोनी वन लुवेनहॉक को 1675 को जाता है। इन्होंने ही अपने द्वारा निर्मित माइक्रोस्कोप के द्वारा बैक्टीरिया का सबसे पहली बार निरीक्षण किया। जर्गन नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने विभिन्न प्रकार के पौधों के टिश्यू का स्टडी किया। इसी प्रकार थियोडोर सावन एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने सन 1839 में विभिन्न प्रकार के एनिमल सेल्स का स्टडी किया और दोनों ने संयुक्त रूप से कोशिका के बारे में एक सिद्धांत दिया जिसे हम बोलते हैं सेल थ्योरी। यानी कि सेल थ्योरी के अंतर्गत दो नियम्स आते हैं। पहला है कोशिका जो है सजीवों के शरीर की संरचनात्मक इकाई होती हैं और कोशिका क्रियात्मक रूप से स्वतंत्र होते हैं तथा सभी सजीव कोशिकाओं में संरचनात्मक एवं क्रियात्मक समानता होती है तथा यह पूर्व सशक्त विकासीय यूनिट्स होती हैं। ठीक है। बाद में आधुनिक वैज्ञानिकों ने इसे नए रूप से निम्नलिखित प्रकार से प्रस्तुत किया। पहला है सभी ऑर्गेनिज्म सेल्स और उनके उत्पादकों से बने होते हैं। नए सेल्स पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं। यह कोशिकाएं जो होते हैं जीवन की कार्यात्मक या फिर रचनात्मक यूनिट्स होती हैं। सभी जीव में होने वाले सभी कार्य इसकी घटना या फिर कोशिकाओं में होने वाले जैविक क्रियाओं के कारण होते हैं। ठीक है। जेनेटिक मटेरियल्स की प्रेजेंस के कारण सेल्स फंक्शंस या जेनेटिक या फिर हेरिडिटरी यूनिट्स की तरह होती हैं। सेल एक्सेप्शंस ऑफ सेल थ्योरी यानी कि कोशिका सिद्धांत की अपवाद। कोशिका सिद्धांत के कौन कौन से अपवाद थे जिन्होंने साइंटिस्ट ने इन्हें डिस्क्राइब किया, जैसे एक्सेप्शंस ऑफ सेल थ्योरी। ठीक है। नेचर में कुछ ऐसी ही उदाहरण देखने को मिलते हैं जिनमें कोशिका सिद्धांत का सही रूप से पालन होता हुआ नहीं दिखता। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो बहुत से लिविंग यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर होते हैं। उदाहरण के लिए जो प्रोटोजोआंस हैं वह कुछ या फिर सम फंगी जैसे कि राइजोफस, म्यूकर, पाइथियम, फाइटोप्थोरा, कुछ ऐसे एल्गी जैसे कि वाउचेरिया आदि आते थे, जिसमें इन्होंने जो साइंटिस्ट थे इन्होंने एक्सेप्शंस ऑफ सेल थ्योरी को दिया यानी कि कोशिका सिद्धांत के अपवाद माने गए। अब हम बात करते हैं वायरस। ठीक है। वायरस जो होते हैं उनमें यह जो वायरस हैं एक कोशिकीय प्रोटोप्लाज्म रहित न्यूक्लियोप्रोटीन्स के बने होते हैं जो केवल इंटर सेलुलर पैरासाइट्स की तरह फंक्शंस करते हैं एवं लिविंग या फिर जीवित माध्यम से बाहर अर्थात कि होस्ट्स के ना होने की स्थिति में निर्जीव या नॉन लिविंग्स की तरह व्यवहार करते हैं। इनमें स्वयं के एंजाइम तथा उपपचायिक क्षमता का नितांत अभाव होता है। बैक्टीरिया, अगर हम वही बैक्टीरिया की बात करें तथा साइनोबैक्टीरिया होते हैं जिसमें पूर्ण विकसित न्यूक्लियर का अभाव होता है। इनका जो जीनोम होते हैं सीधे साइटोप्लाज्म के संपर्क में होता है। अब हम देखते हैं इनके द सेल। प्रत्येक पौधे या जंतु के शरीर में एक जीवित वस्तु अर्थात कि रासायनिक रूप से क्रियाशील वस्तु के रूप में जीव द्रव्य या फिर प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। यह प्रोटोप्लाज्म शरीर के अंदर एक या अनेक छोटे छोटे चैम्बर्स के अंदर पाया जाता है। प्रत्येक प्रोटोप्लाज्म प्रकोष्ठ को ही या चैम्बर्स को ही सेल कहते हैं। यह सेल्स ही शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती हैं। जीव एक कोशिकीय यूनिसेलुलर या बहुकोशिकीय मल्टीसेलुलर होते हैं। जगत प्रोटिस्टा के अंतर्गत आने वाले समस्त जीवों का शरीर केवल एक कोशिका का बना अर्थात यूनिसेलुलर होता है। लीवी या फिर सिकेटवी साइंटिस्ट थे। इन्होंने इनके अकॉर्डिंग जो डिफिनेशंस दिए गए थे वह है जैसे कि सेल कोशिका मेम्ब्रेन से घिरी
जैविक क्रियाओं की वह इकाई होती है जिसमें स्वयं प्रजनन की क्षमता पाई जाती है। कोशिका को समग्र रूप से इस प्रकार हम परिभाषित किया जा सकता है। इसका जो डिफिनेशंस होता है इसे हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, जैसे कोशिका जीवों के आधारभूत संगठन एवं क्रियाओं की वह सूक्ष्मतम लेकिन पूर्ण अभिव्यक्ति है जो बाहर की ओर एक विभेद्य या फिर पारगम्य डिफरेंशियली परमिएबल सेल वाल द्वारा परिसीमित होती हैं तथा जिसमें स्वतः जनन की क्षमता होती है। यह विभिन्न पदार्थों का वह छोटा से छोटा संगठित रूप होते हैं जिसमें वे सभी क्रियाएं होती हैं जिन्हें सम्मिलित रूप से हम जीवन कहते हैं, जिसे सेल कहते हैं। टाइप्स ऑफ सेल्स। सेल्स कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, सेल्स मुख्य रूप से 2 टाइप्स के होते हैं। जैसे प्रत्येक कोशिका में जो न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशंस की सुस्पष्ट प्रेजेंस या अनुपस्थिति एब्सेंस की अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। न्यूक्लियर की जो संरचना के आधार पर हम न्यूक्लियस 2 प्रकार की होती हैं, सेल्स यानी कि 2 प्रकार की होती हैं। तो पहला प्रोक्रियोट सेल्स एंड सेकेंड यूक्रियोट सेल्स। प्रोक्रियोट सेल्स जो होते हैं, प्रोक्रियोट सेल्स जो होते हैं, प्रोक्रियोट्स यानी कि इसे प्राइमेटिव्स या कैरियन जो होते हैं न्यूक्लियस को कहते हैं। यह अत्यंत सरल संगठन वाली प्रारंभिक या प्रिमिटिव प्रकार की सेल्स होती हैं जिनके न्यूक्लियस के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स या उसके अंदर जो न्यूक्लियस का अभाव होता है। इसमें न्यूक्लियस का अभाव होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंस नहीं होते प्रोक्रियोट सेल्स के अंदर। ठीक है। इन सेल्स में क्या होता है, देखिए, इन कोशिकाओं में कई महत्वपूर्ण सेल ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी काय व लाइसोसोम्स नहीं पाए जाते। बैक्टीरिया, वायरस या बैक्टीरियोफेज तथा ब्लू ग्रीन एल्गी प्रोक्रियोट सेल्स के अंतर्गत आते हैं। इन कोशिकाओं की कुछ अन्य विशेषताएं निम्नलिखित होती हैं, जैसे कि न्यूक्लियर केंद्रिक की झिल्ली या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अभाव के कारण न्यूक्लियर जो होते हैं उनके मटेरियल जैसे कि प्रोटीन्स, डीएनए, आरएनए या फिर साइटोप्लाज्म में बिखरे रहते हैं। ठीक है। कुछ कैरेक्टर्स इस तरह से हैं, जैसे कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए की सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड क्रोमोसोम्स के रूप में पाया जाता है, जिसमें क्रोमोसोम्स का जो बेसिक मटेरियल्स होते हैं वह हिस्टोन्स नहीं पाया जाता। ठीक है। प्रोक्रियोट सेल्स में हिस्टोन्स प्रोटीन्स का अभाव होता है। इनमें जो प्रोक्रियोट सेल्स जो होते हैं इनमें जो इनका राइबोसोम जो होते हैं 70S प्रकार के प्रेजेंट्स होते हैं। इन सेल्स में न्यूक्लियोलस या फिर सेंट्रोसोम्स नहीं पाया जाता, किसमें? प्रोक्रियोट सेल्स के अंदर। एंड इनका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं उनमें जो साइटोप्लाज्मा में विस्तारित होकर के माइटोकॉन्ड्रियल का फंक्शंस करती हैं। ठीक है। कोशिका भित्ति जो होते हैं यानी कि सेल वाल जो होते हैं वह कार्बोहाइड्रेट्स तथा अमीनो अम्लों जैसे म्यूमेरिक अम्ल की बनी होती हैं। इनमें कोशिका विभाजन के समय जो स्पाइंडल्स नहीं बनता। ठीक है। आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं, जैसे ये जो डायग्राम्स हैं इसे प्रोक्रियोट सेल्स, बैक्टीरियल सेल्स और साइनोबैक्टीरियल सेल्स के एग्जाम्पल से इसे समझाया गया है। ठीक है। अब हम देखते हैं बैक्टीरियल सेल्स के थ्रू इसके जो एग्जाम्पल्स है इसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट्स होते हैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आप इस साइड देख रहे होंगे फ्लैजिला। ठीक है। फ्लैजिलम प्रेजेंट्स होते हैं, डीएनए प्रेजेंट्स होते हैं, स्टोरेज ग्रेनुलर प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं, रिस्पायरेटरी चैनल्स प्रेजेंट होते हैं और इस वाले चेन्स को बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। और ये जो बीच में आपको हलाउ स्पेस में देख रहे होंगे इसको बोलते हैं सेल वाल। ठीक है। सेल वाल और आउटर मोस्ट लेयर को कैप्सूल्स बोलते हैं। और ये जो आपको एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा इसको बोलते हैं फिम्ब्रियस फाइल बोलते हैं। ठीक है।
इसमें छोटे छोटे कण के रूप में दिखाई देंगे। उसमें मतलब पॉलीसोम्स जो राइबोसोम्स होते हैं वह पॉलीसोम्स के रूप में अरेंज हैं। और एमआरएनए भी आपको देखने को मिल रहे होंगे जो कि प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए कैपेबल होते हैं। और इसके जस्ट अंदर में आपको देखने को मिल रहा होगा मीजोसोम्स, और उसके अंदर यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा आपको न्यूक्लियोइड डीएनए। और ये वाले जो पार्ट्स है इसे हम बोलते हैं इंटरनल मेम्ब्रेन, और बीच में आपको फ्री राइबोसोम्स की कुछ पार्ट्स दिखाई देंगे। ये रहा हमारा बैक्टीरियल सेल्स डायग्राम्स। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें जो साइनोबैक्टीरियल सेल्स के जो डायग्राम्स होते हैं उसमें कितने पार्ट्स और क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट्स होते हैं इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, ये जो लेयर या स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा उसे हम बोलते हैं जेली लाइक कवरिंग शीथ। ठीक है, जस्ट उसके अंदर में आपको सेल वाल प्रेजेंट्स देखने को मिलेगा। उसके जस्ट नीचे में सेल मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट्स हैं। सेल मेम्ब्रेन्स प्रोटीन्स ग्रेनुलर्स प्रेजेंट्स हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट्स हैं, गैस वैक्यूल्स प्रेजेंट्स हैं, थाइलाकॉइड्स प्रेजेंट्स हैं, और ऑयल ड्रॉप्स रिजर्व फूड्स प्रेजेंट्स होते हैं जो कि फूड मटेरियल्स के रूप में इसे रिजर्व करके रखते हैं। और एक डीएनए आपको देखने को मिलेगा जो कि सर्कुलर के फॉर्म में प्रेजेंट्स हैं। ठीक है, अरेंज हैं। और एक आपको पिगमेंट्स ग्रेनुलस देखने को मिलेगा। ये जो डायग्राम्स हैं ये हमारा साइनोबैक्टीरिया का डायग्राम है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूक्रियोटिक सेल्स। यूक्रियोटिक सेल्स यानी कि जो यू यानी कि सेल, और कैरियोन यानी कि न्यूक्लियस वाल। ठीक है, यू वाल और न्यूक्लियस, कैरियोन मतलब होता है न्यूक्लियस। देखिए, सुसंगठित तथा विकसित सेल्स हैं जिनके न्यूक्लियर के चारों तरफ एक निश्चित न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं। इनमें सभी सेल ऑर्गेनेल्स डेवलप स्टेज में पाए जाते हैं। इन सेल्स की अन्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जैसे कि इस प्रकार हैं। जैसे कि इनका जो क्रोमोसोम्स डेवलपमेंट तथा न्यूक्लियर अम्ल हिस्टोन्स प्रोटीन्स का बना होता है। इन कोशिकाओं में न्यूक्लियर तथा सेंट्रोसोम्स पाए जाते हैं। सेंट्रोसोम्स की उपस्थिति के कारण इनके विभाजन के समय स्पाइंडल फाइबर्स का फॉर्मेशंस होता है। इनकी कोशिका भित्ति पूर्ण विकसित होती है तथा सेलुलोज की बनी होती हैं। इनकी जो सेल वाल होते हैं वह सेलुलोज की बनी होती हैं। इनमें जो यूकेरियोटिक सेल्स होते हैं इनका जो राइबोसोम्स होते हैं 80S प्रकार का होता है। इसमें बैक्टीरिया, वायरस या बैक्टीरियोफेज तथा ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़कर शेष ऑल ऑर्गेनिज्म या लिविंग ऑर्गेनिज्म की सभी सेल्स में जो यूकेरियोटिक सेल्स प्रेजेंट्स होती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिफ्रेंशिएशंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकेरियोट सेल्स में किस तरह से डिफ्रेंशिएशन देखने को मिलता है, यानी कि प्रोकैरियोट्स एवं यूकेरियोट्स कोशिका में अंतर। अब हम बात करते हैं कैरेक्टर्स प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकेरियोटिक सेल्स। सेल वाल जो होते हैं प्रोकैरियोट सेल्स में, इनके जो सेल वाल प्रेजेंट्स होती हैं तथा यह अमीनो शर्करा या म्यूमेरिक अम्ल की बनी होती हैं। अधिकतर यूकेरियोटिक सेल्स में अधिकतर सेलुलोज की बनी होती हैं। माइटोकॉन्ड्रियल्स प्रोकैरियोट सेल्स में एब्सेंट्स होते हैं, यूकेरियोट सेल्स में प्रेजेंट्स होते हैं। राइबोसोम्स की बात करें तो जो प्रोकैरियोट सेल्स होते हैं इसमें 70S प्रकार के सब यूनिट्स के रूप में 15S प्लस 13S टाइप्स की होती हैं प्रोकैरियोट सेल्स में। यूकेरियोट सेल्स की बात करें तो यूकेरियोट सेल्स में जो राइबोसोम्स का जो अरेंजमेंट देखने को मिलता है वह 80S प्रकार के होते हैं। एंड इसके जो सब यूनिट्स जो होते हैं 60S या 16S या फिर 14S प्रकार की होती हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट्स होते हैं, बल्कि जो प्रोकैरियोट सेल्स होते हैं उसमें प्रेजेंट होती हैं। गोल्जी कॉय या फिर गोल्जी बॉडी की बात करें तो जो प्रोकैरियोट सेल्स होते हैं उसमें एब्सेंट होते हैं, और जो यूकेरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं। लाइसोसोम्स जो होते हैं प्रोकैरियोट सेल्स में एब्सेंट होते हैं, बल्कि
यूकेरियोट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो जो प्रोकैरियोट सेल्स होते हैं उसमें एब्सेंट होते हैं, यूकेरियोट सेल्स में प्रेजेंट्स होते हैं। जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो जो प्रोकैरियोट सेल्स होते हैं उसमें जो डीएनए एवं आरएनए दोनों पाए जाते हैं, और जो यूकेरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें केवल डीएनए पाए जाते हैं। क्रोमोसोम्स प्रोकैरियोट सेल्स में यह केवल सिंगल एवं नग्न डीएनए के रूप में प्रेजेंट्स होते हैं। और जो यूकेरियोट सेल्स होते हैं उसमें एक से अधिक क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं जो डीएनए एवं प्रोटीन्स के बने होते हैं। वहीं बात करें डीएनए की, तो प्रोकैरियोट सेल्स में यह डबल स्टैंडर्ड या फिर सर्कुलर डीएनए के रूप में अरेंज होते हैं जिसमें हिस्टोन्स प्रोटीन्स एब्सेंट होती हैं। यूकेरियोट सेल्स की बात करें, तो बहुत से डीएनए मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं जो डीएनए या हिस्टोन्स प्रोटीन्स के साथ क्रोमोसोम्स बनाता है। ठीक है। फोटोसिंथेसिस की बात करें तो जो प्रोकैरियोट सेल्स होते हैं उसमें थैलेकोइड्स में होता है। ठीक है। और जो यूकेरियोट सेल्स होते हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट के थ्रू फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। ठीक है। रिस्पायरेशंस की बात करें या फिर श्वसन की बात करें तो जो रिस्पायरेशन जो होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स द्वारा होता है प्रोकैरियोट सेल्स में, और यूकेरियोट सेल्स में यह माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू होता है। और फ्लैजिला की बात करें तो जो फ्लैजिला या कशेरुका, इसकी फ्लैजिला में केवल एक फिलामेंटस प्रेजेंट्स होते हैं, बल्कि यूकेरियोट सेल्स के जो फ्लैजिला होते हैं इसमें 2 न्यूक्लियस तथा 9 दोहरे परिधीय तंतु या समसूत्री व अर्धसूत्री डिविजन्स पाया जाता है। ठीक है। यानी कि ब्रांच होते हैं। इसमें जो कोशिका विभाजन होते हैं इसमें जो असूत्रीय विभाजन देखने को मिलते हैं प्रोकैरियोट सेल्स में, बल्कि यूकेरियोट सेल्स में समसूत्री व अर्धसूत्री विभाजन देखने को मिलता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की बात करें तो प्रोकैरियोट सेल्स में नहीं पाया जाता, यह भी एब्सेंट होता है, और यूकेरियोट सेल्स में प्रेजेंट होता है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस पाया जाता है। न्यूक्लियर प्रोकैरियोट सेल्स में एब्सेंट होते हैं, बल्कि न्यूक्लियर जो होते हैं प्रोकैरियोट सेल्स में एब्सेंट होते हैं, बल्कि यूकेरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रियोल की बात करें तो यह जो सेंट्रियोल होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होते हैं और यूकेरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें हमारे इस चैनल को, एंड अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।